Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to the platform of Noor School and College Mansehra for online classes of physics grade 11. Grade 12. Dear students, today in this lecture we are going to solve the remaining numericals of this chapter, atomic spectra. लास्ट स्लाइड में, लास्ट लेक्चर में हमने 6 क्वेश्चंस या 6 न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 या न्यूमेरिकल नंबर 7 को डिस्कस करने वाले हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, के हाइड्रोजन एटम का जो पहला ऑर्बिट है उसका आप रेडियस फाइंड आउट करें। ये डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में आता है, तो आप काइंडली इसको ज़रा गौर से ज़रा समझें। टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है जो उस न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है, बताएं न्यूक्लियस से उसका जो रेडियस होता है वो कितना होता है। तो हम कैसे इसको फाइंड करेंगे। सोल्यूशन यूजिंग बोहर्स रेडियस फार्मूला। बोहर जो एटॉमिक मॉडल है उसमें जो बोहर ने क्वांटाइज्ड रेडियस फाइंड आउट करने का जो फार्मूला दिया था, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई 0.5 टाइम्स 10⁻⁻10। अगर आप याद करें ये हमने जनरलाइज फार्मूला किया था। अब चूंकि ये कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट, तो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट एन इज इक्वल टू 1, एन को 1 पुट करें तो ये हो जाएगा R1, यानी रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर वो तो 1 ही होगा, बाकी यही चीज़ आ जाएगी। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, जो इस ब्रैकेट वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो यही आंसर आएगा। सो दिस इज द आंसर। 0.5 टाइम्स 10⁻⁻10 मीटर, या इसको एंगस्ट्रॉम भी कहा जाता है। दिस इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। तो हाइड्रोजन एटम का जो पहला रेडियस है उसका जो है वो पहला ऑर्बिट जो है उसका रेडियस इतना होता है, 0.5 टाइम्स 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फर्स्ट, क्योंकि इसमें भी ये एनर्जी फाइंड आउट हमने करनी है। क्वेश्चन को देखें, फाइंड एनर्जी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट, के हाइड्रोजन एटम में फ़र्ज़ करें अगर 2 ऑर्बिट्स हैं, एक फर्स्ट ऑर्बिट है और एक सेकंड ऑर्बिट है। ये सेकंड तो इमेजनरी होता है, तो ये फर्स्ट रियल ऑर्बिट है, सेकंड इमेजनरी, या समझें सिर्फ 2 ऑर्बिट्स अगर हाइड्रोजन के अंदर हों तो दोनों एनर्जीज़, दोनों ऑर्बिट्स की कितनी कितनी एनर्जीज़ होंगी वो आप फाइंड आउट करें, और उन ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा, यानी कि दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में कितना जो है वो डिफरेंस आएगा, डेल्टा ई बिटवीन E1 एंड E2। दोनों ऑर्बिट्स की हमने पहले एनर्जी निकालनी है, फिर उन एनर्जी का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस माइनस को कहते हैं कि हाई एनर्जी माइनस लो एनर्जी, E2 माइनस E1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट किया हुआ है। ओके, सॉल्यूशन यूजिंग बोहर्स एनर्जी फार्मूला। अगर आप बोहर का एनर्जी फार्मूला देखें, ये काइंडली अगर आप एनर्जी ऑफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट वाली स्लाइड को रीओपन करके अगर दोबारा देखें तो ई एन इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वेयर। समझ आ गई है? ये वो जनरल फार्मूला है जिसकी मदद से हम किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी, हम किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। ई नॉट एक कांस्टेंट है जो 13.6 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और एन जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब चूंकि हमने फर्स्ट और सेकंड की एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो पहले हम एन की जगह पर 1 पुट करेंगे, फिर हम एन की जगह पर 2 पुट करेंगे। फॉर एन इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन को 1 पुट करें तो ये हो जाएगा E1 एनर्जी इन द फर्स्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू माइनस ई नॉट की वैल्यू माइनस ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसी तरह आएगा। नीचे जो डिनोमिनेटर में n है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n को 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो कोई भी चीज़ जब 1 से डिवाइड होती है तो वही आंसर आता है। तो पहले ऑर्बिट की एनर्जी E1 कितनी है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है,
अगर आप इसको जो है वो कन्वर्ट करना चाहें जाउल्स में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 से सिंपली मल्टीप्लाई करें, ये एनर्जी जाउल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब चूंकि बुक में इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसी तरह मैंने छोड़ा हुआ है। ओके, फाइंड द एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। तो सेकेंड ऑर्बिट को n इज इक्वल टू 2 कहते हैं, तो आप इसी तरीके से n की जगह पर 2 पुट करें। पहले केस में 1 का स्क्वायर था, तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए n की जगह पे 2 लगेगा, 2 का स्क्वायर। अब 13.6 ऊपर आएगा, नीचे हो जाएगा 4। अगर 13.6 को 4 से डिवाइड करें तो 3.4, ये नेगेटिव साइन फार्मूले वाले हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ पहले ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दिस इज द एनर्जी ऑफ सेकंड फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज द एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट। तो दो ऑर्बिट्स की जब हम एनर्जी निकाल लेते हैं तो अब हम उनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। एनर्जी डिफरेंस यानी डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अब E2 कितना है -13.6 माइनस E1 कितना है -3.4, तो इनमें जो डिफरेंस आएगा वो -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये दोनों एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है टू फाइंड एनर्जी ऑफ फोटॉन फॉर ट्रांजिशन बिटवीन E2 एंड E1, यानी हाइड्रोजन एटम में अगर सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करे तो इमिशन होगी, फोटॉन निकलेगा, उसकी एनर्जी आप निकाल के बताएं। आल्सो फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, और ये भी बताएं कि उस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी कितनी है और वेवलेंथ कितनी है। सॉल्यूशन, we know that for hydrogen E1 is equal to -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इतनी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये हमने यहाँ पे किया है, देखें फर्स्ट में इतनी आ रही है, सेकंड में इतनी आ रही है। तो व्हेन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में जंप करता है तो जो फोटॉन निकलता है फ्रॉम E2 टू E1 ट्रांजिशन की वजह से ए फोटॉन इज इमिटेड, एक फोटॉन इमिट होता है। द एनर्जी ऑफ दैट फोटॉन इज, उस फोटॉन की सिंपली एनर्जी क्या होती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखें दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होती है। ये हमारे पास थर्ड पोस्टुलेट है बोहर एटॉमिक मॉडल का। तो सिंपली 13.6 में से अगर आप 3.4 निकालें तो 10.2 ही रहता है। ये नेगेटिव आपने फिर इसलिए नहीं करना क्योंकि जो फोटॉन निकलेगा वो पॉजिटिव एनर्जी लेकर इमिट होगा, ठीक है। तो E2 माइनस E1 दोनों एनर्जी स्टेट्स का जो डिफरेंस होगा वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी। अब देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आप अगर इसको जाउल में कन्वर्ट करना चाहें तो सिंपली 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो जाउल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके, नाउ वी कैन यूज़ फोटॉन एनर्जी फार्मूला। अब हमने चूंकि फोटॉन की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो हम इसकी जो है वो एनर्जी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये वो प्लांक क्वांटम थ्योरी का फार्मूला, डेल्टा ई जो फोटॉन की एनर्जी होगी वो असल में HF के इक्वल है। अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद करें, फोटॉन एनर्जी E इज इक्वल टू HF, ठीक है। इससे आप f की वैल्यू निकालें, f को यहाँ पे छोड़ें, h इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो f विल बी इक्वल टू डेल्टा ई बाय h। डेल्टा ई अभी हमने कैलकुलेट किया है इसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय प्लांक कांस्टेंट 6.6 टाइम्स 10⁻⁻13। अब देखें इसको मैंने 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट किस में करना है, जाउल में। अभी पीछे मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जाउल में कन्वर्ट करना होता है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और जब जाउल से हम रिवर्स में इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से उसको फिर डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से जाउल बनाना है तो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करें फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी 2.5 टाइम्स 10⁻15 हर्ट्ज आती है। नाउ यूजिंग स्पीड फार्मूला, अब हमने वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है तो स्पीड फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं।
हम जानते हैं कि c इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज़ इक्वल टू स्पीड, और फोटोन की स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। इससे आप वेवलेंथ निकालें, वेवलेंथ विल बी इक्वल टू c बाय एफ हो जाएगा, c बाय एफ। c हमें पता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, वो ये वाली है 2.5 टाइम्स 10 पावर 15। इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो फोटोन की वेवलेंथ होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलें अब लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10, टू फाइंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। देखें ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन में एक न्यूक्लियस होता है, यानी एक ही प्रोटॉन होता है, और एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने रियल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे नहीं होता बल्कि वो रिवॉल्व करता है। तो बताएं उसकी स्पीड कितनी है, वो कितनी स्पीड से रिवॉल्व करेगा। और ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में इस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करते हुए कितना टाइम लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में रिवॉल्व करके वापस अपनी जगह पे आएगा। जिस तरह सन सूरज के अक्रॉस ज़मीन एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है, 365 दिनों में, 365 डेज में, जिसको हम 1 ईयर कहते हैं। तो इसी तरीके से प्रोटॉन के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना एक राउंड कितने टाइम में लगाएगा, वो ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो मतलब एक तो हमने इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड फाइंड आउट करनी है कि इलेक्ट्रॉन की घूमने की रफ्तार कितनी है, और दूसरा वो यहाँ से स्टार्ट होकर वापस एक साइकिल या एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है। ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखें डियर स्टूडेंट्स, यूजिंग फर्स्ट पॉस्टुलेट। अगर आप बोहर का पहला पॉस्टुलेट देखें जो हमारे पास सेंट्रीपीटल फोर्स के बारे में था, तो सेंट्रीपीटल फोर्स इज इक्वल टू कूलम फोर्स, एम वी स्क्वेयर ओवर आर इज इक्वल टू के ई स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर। इससे आप बस वी की वैल्यू निकालें। पहले तो आर को इसके स्क्वेयर के साथ कैंसिल करें, एम को इधर डिवाइड कर दें, यहाँ पे वी स्क्वेयर रह जाएगा, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो वी इज इक्वल टू के ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एम आर होल स्क्वेयर रूट। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, दिस इज़ एक्चुअली योर होमवर्क। देखें, अगर हमारे पास कूलम कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास और रेडियस, ये चार चीज़ें हों, तो हम उस इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके डिवाइड करके स्क्वायर रूट लेंगे, तो क्या इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड नहीं आएगी? डेफिनेटली आएगी। दिस इज़ योर होमवर्क। वैल्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप सॉल्व करके इसका आंसर निकालें। देखें, वट इज़ के? के इज़ द कूलम कांस्टेंट। कूलम लॉ के अंदर जो हम कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं, जिसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं, तो के की वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 टाइम्स 10 पावर माइनस 19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 टाइम्स 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। और रेडियस जो है, हाइड्रोजन एटम का रेडियस जो है, हम पिछले न्यूमेरिकल में इसको सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, कि पहले ऑर्बिट का रेडियस 0.5 टाइम्स 10 पावर माइनस 10 होता है। अब देखें के ई एम आर, ये चार वैल्यूज हमें चाहिए। के ई एम आर आप इसमें पुट करें, डिवाइड करें, ई का स्क्वायर लेकर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर इनको आपस में डिवाइड करें, फिर आखिर में स्क्वायर रूट लें, तो आपके पास जो वेलोसिटी आएगी वो 2.19 टाइम्स 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड आनी चाहिए। आप ज़रा गौर करें, ये 2.19 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 6 है, तो ये स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट से कम है। तो इसलिए बोहर के इस जो है वो पोस्टुलेट को करेक्ट माना जाता है। अगर ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर या उससे ज़्यादा आता तो फिर हम इसको फेल कर देते, क्योंकि कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकती। ओके, इस फार्मूले से आपने ये आंसर निकालना है। दिस इज़ योर होमवर्क। कैलकुलेट आपने खुद करना है, वैल्यूज़ मैं आपको बता चुका हूँ। नाउ कमिंग टू द बी पार्ट, कि हम वो टाइम फाइंड आउट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कल मुकम्मल करने में कितना टाइम लेगा। टू फाइंड टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द फर्स्ट ऑर्बिट वंस, कि एक राउंड लेने पर, यानी उस ऑर्बिट का एक चक्कर लगाने में इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लगाएगा। यूजिंग स्पीड फार्मूला, ये सिंपल है, स्पीड का फार्मूला यूज करें। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसमें एस डिस्टेंस है और सर्कल का डिस्टेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस।
देखिए ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह सर्कल में मूव कर रहा है, और इसी पाथ को हम क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल कहते हैं ना। सरकमफेरेंस का फार्मूला 2πr, तो s जो है वो सरकमफेरेंस है और सरकमफेरेंस 2πr है। t इज टाइम। हमने चूंकि टाइम फाइंड आउट करना है तो टाइम को इधर क्रॉस में ले जाएं, v को नीचे ले आएं, या इस फार्मूले को देखें, v इज इक्वल टू एस बाई टी। टी को ऊपर ले जाएं, v को नीचे ले आएं, तो t विल बी इक्वल टू एस बाय वी। एस सरकमफेरेंस है 2πr, v वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। वेलोसिटी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है, तो उसकी वैल्यू यहाँ से उठाएंगे। रेडियस का हमें पता है, ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 2, ये पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 0.5 टाइम्स 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से उठाएं 2.19 टाइम्स 10⁻6। जब आप इसको डियर स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो टाइम की वैल्यू आएगी वो 1.52 टाइम्स 10⁻⁻6 सेकेंड्स, ठीक है। यानी 1.52 माइक्रो सेकेंड में इलेक्ट्रॉन एक चक्कर लगाता है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि एक सेकंड में फिर वो कितने चक्कर लगाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, काइंडली इसको अपने जो है वो पेपर पे आप लिखें। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। थैंक यू वेरी मच।